दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। COP28 में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पर्यावरण बदलाव को लेकर भारत के आगामी रोड मैप पर रखेंगे विचार। 2040 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $40 अरब की होगी। केंद्रीय मंत्री बोले जल्द बदलाव आएगा। भारत ईरान के बीच चाबहार परियोजना पर हुई चर्चा। विदेश सचिव क्वात्रा ने की FOC की बैठक की सह अध्यक्षता। निवेश के लिए दुनिया का स्वागत, भारत निराश नहीं करेगा। पीएम मोदी ने भारतवंशी निवेशक को दिया जवाब। अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र। हमास के साथ जंग और सीज फायर के इजराइल में होगा सत्ता परिवर्तन। नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन। ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है भारत, ब्रिक्स में बोले शेरपा अनिल सुकलाल। देश की सुरक्षा के लिए और भी सैटेलाइट करते रहेंगे लॉन्च। यूएस और साउथ कोरिया की चेतावनी पर भड़का उत्तर कोरिया। COP की 28वीं बैठक में शामिल नहीं होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। दुबई में होना है आयोजन। पाकिस्तानी सेना के 2 रिटायर्ड अधिकारियों को 14 साल तक की सजा, राष्ट्रद्रोह के लिए भड़काने का आरोप। हमास कमांडरों का काल बनी इजरायली सेना। 5 बड़े आतंकी मारे गए। पहली बार सुरंगों में घुस कर रही ढेर। चीन पाकिस्तान को आतंकियों की धमकी। 5% टैक्स वसूलने का बनाया दबाव। CPEC पर लटकी तलवार। नेपाल में फिर लौटेगा हिंदू राजतंत्र। एक्शन में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र। मस्जिदों से उतरवाए गए लाउड स्पीकर। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में पुलिस का फिर एक्शन। लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण बन सकता है किंग मेकर। आरक्षण से वंचित जातियों को साधने की तैयारी में जुटी भाजपा। महासंगठन सरकार में अनपढ़ और गैर जिम्मेदार लोग सत्ता संभाल रहे हैं। सरकारी विज्ञापन में स्पेलिंग मिस्टेक होने पर बीजेपी ने बोला हमला। संसद में शीतकालीन सत्र से पहले मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। इस बार कई अहम बिल होंगे पेश। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भूली कांग्रेस। यूपी की नई कार्यकारिणी में 130 पदाधिकारी, लेकिन महिलाएं केवल 3। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार। देव दीपावली पर 12 लाख दीपों से जगमगा उठा काशी का घाट। 70 देशों के राजदूत ने भी देखा अद्भुत दृश्य। पश्चिमी सिंहभूम में चला नक्सल विरोधी अभियान। माओवादियों के बंकर और ठिकाने ध्वस्त, IED निष्क्रिय। बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप। दिल्ली जल बोर्ड के 10 STP बनाने में सैकड़ों करोड़ के घोटाले का किया दावा। नागरिकता संशोधन कानून पर अटकलें तेज। मार्च में लागू कर सकती है मोदी सरकार। देव दीपावली को लेकर दुल्हन की तरह सजी काशी। लाइट से शहर हुआ जगमग। तस्वीरें हुई वायरल। टनल के बाहर प्रकट हुए बाबा भोलेनाथ। चट्टान पर रिश्ते पानी से उभरी तस्वीर। धूमधाम से मनाया काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थापना दिवस। भव्य आरती में उमड़े श्रद्धालु। तस्वीरें हुई वायरल। बीजेपी के बागियों की घर वापसी। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हो सकते हैं 5000 नेता, बना खास प्लान। गुजरात में बेमौसम बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर। फसलों की भारी नुकसान, सामान्य जीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 आतंकी ढेर। उत्तरकाशी पहुंचे PMO अफसर। रेस्क्यू का जायजा ले रहे सीनियर अधिकारी। दिसंबर में 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। अभी से निपटा ले सारे काम, लिस्ट हुआ जारी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना क्या, वो तो बना हुआ है, बस पहचान की जरूरत। RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन के कारण 182 ट्रेनें प्रभावित। 350 के खिलाफ FIR दर्ज। इमरान खान से पूछताछ करने जेल पहुंची भ्रष्टाचार निरोधक टीम। अरबों रुपए के घोटाले का मामला। चुप हो जाओ नहीं तो गेट आउट। बड़ी सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने खोया आपा। वीडियो हुआ वायरल। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ से फिर बिगड़े हालात। भीड़ में फंसकर निकली चीखें। ध्वस्त हो गई प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं। राजस्थान चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर ने दी रिपोर्ट। कहीं नहीं होगा रिपोल।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 75.45% हुआ मतदान प्रतिशत में महिला रही पुरुषों से आगे। किसानों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। मोदी सरकार की पीएम किसान मानधन योजना है खास। लद्दाख में जल्द बनकर तैयार होगी दक्षिणी पूर्व एशिया की पहली फ्लाइट स्काई सेंचुरी। पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। पीएम मोदी की नीतियों का कमाल, 1 महीने में मिली रिकॉर्ड नौकरियां। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता का बना फर्जी वीडियो। अब तक दर्ज हुए 4 एफआईआर। विधानसभा चुनाव को लेकर आए सबसे ज्यादा शिकायतें। तेलंगाना सरकार को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने रायतू बंधु योजना को लेकर दी अनुमति वापस ली। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। इलेक्शन रिजल्ट के लिए ईसी ने कसी कमर, मतगणना के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की लद्दाखी पश्मीना का जिक्र, कहा महिलाओं के सामूहिक प्रयासों ने विदेश में दिलाई पहचान। ठंड से ठिठुरते कश्मीर को मिलेगी राहत, सरकार खरीदेगी 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली, हर साल बढ़ रही मांग। तेलंगाना के लिए लोग एक बीमारी हटाकर दूसरी को गला नहीं लगाएंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस और केसीआर पर कसा तंज। देश भर के घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, आस्था के नाम की लगाई डुबकी। कोरोना महामारी से खतरनाक है चीन में फैली नई बीमारी, WHO ने दिया अपडेट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकारियों में कटौती के लिए हुआ पहला संविधान संशोधन। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। बढ़ने वाली है ठंड, दिल्ली यूपी समेत 6 राज्यों में आज बारिश, राज्यों में बिजली गिरने से 25 मौतें। अब भारतीय न्याय संहिता की बारी, खत्म होंगे आईपीसी और सीआरपीसी, शीत सत्र में पेश होंगे विधायक। हिंदू कनाडा में भी डरे नहीं, मंदिर में बवाल करने पहुंचे खालिस्तानियों को दौड़ाया। अमेरिका के गुरुद्वारा में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राजदूत संघ की धक्का मुक्की। कांग्रेस और बीआरएस दोनों पापी है, महबूबाबाद में पीएम मोदी का केसीआर सरकार पर निशाना। क्रिकेट के बाद अब राजनीति में बॉलिंग करेंगे मोहम्मद शमी, अमित शाह से की मुलाकात, राजनीतिक गलियारे में मची हलचल। फेसबुक और यूट्यूब को डीपफेक मामले में केंद्र सरकार ने जारी की बड़ी वार्निंग, अगर अभी भी नहीं माने तो भुगतनी होगी बड़ी सजा। नीतीश के शराब बंद पर सर्वे कराने की घोषणा के बीच पटना में 1 करोड़ की शराब जब्त। मुझे उद्घाटन शिलान्यास में नहीं बुलाते अधिकारी, वीके सिंह ने सीएम योगी से की शिकायत, एक्शन में आए गाजियाबाद के डीएम। गाजा पहुंचकर इजरायली सेना के कब्जे वाले इलाकों में घूमे नेतन्याहू, हमास के सुरंगों में भी गए, बताए सेना की 3 सूत्री फ्यूचर प्लान। साइबर सिटी में घर खरीदना हो सकता है महंगा, प्रस्तावित कलेक्टर रेट में 70% तक बढ़ोतरी। ईवीएम टेबल, 56 पोस्टल बैलेट और 4,000 से अधिक मतगणना कर्मी, इलेक्शन रिजल्ट के लिए ईसी ने कसली कमर। केसीआर ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया, राज्य में अगला सीएम बीजेपी का होगा, पीएम मोदी का बड़ा बयान। तेलंगाना को नष्ट करने में कांग्रेस और केसीआर दोनों समान रूप से पापी, जनसभा में जमकर बरसे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश में कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? शपथ पत्र पर लिखित में लगाई 1 लाख की शर्त, 5 गवाह के भी कराए साइन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में साफ हो जाएगा इंडी गठबंधन, तेलंगाना में गरजे पीएम मोदी। राष्ट्रपति बोली, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से हो जजों की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग भी होगा मजबूत। मशीनें फेल, अब रेड माइनर्स के सहारे 41 चूहों की तरह सुरंग खोद मजदूरों को निकालेंगे बाहर। 69,000 शिक्षक भर्ती, अभ्यर्थियों ने आवास घेरा, राजभर बोले एनडीए में शामिल हूं पर मंत्री नहीं हूं। भारत कूटनीतिक मुद्दों को सुलझाने में सक्षम कर सकता है वैश्विक नेतृत्व, रुचिरा कंबोज की 2 टूक। भारत दौरे पर आएंगे नासा प्रमुख बिल नेल्सन, इसरो और नासा के निशार मिशन पर होगी चर्चा। गुलाम कश्मीर में अहमदी मस्जिद पर हमला, मीनारे ध्वस्त, 10 माह में 40वां हमला। अगले 2 दिन में महाराष्ट्र समेत गुजरात में तेज गरज सकते हैं बादल, पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ी बर्फबारी, आईएमडी का अलर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरक्षा पहलुओं पर की समीक्षा बैठक, सुरक्षा कार्य योजना बनाने को लेकर दिए कड़े निर्देश। एलएसी पर बढ़ेगी भारत की ताकत, सीडीएस चौहान बोले उत्तराखंड के 3 हवाई पट्टियों को अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही वायुसेना। अब गांव-गांव में जलेंगे विज्ञान और शोध की अलख, शिक्षा मंत्रालय ने छेड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान, होंगे कई फायदे।
इलाज सस्ता होने के बाद भी दुर्लभ बीमारियों के लिए मिलती रहेंगी सरकारी सहायता, विदेशी दवाओं का दाम भी होगा कम। मणिपुर विधानसभा समितियों के अध्यक्ष से हटाए गए राज्य के 3 विधायक कुकी समुदाय से रखते हैं संबंध। 7 जनवरी तक L1 पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1 मिशन, इसरो प्रमुख का दावा। इजराइल हमास युद्ध के बीच रूस ने कर दिया बड़ा खेल, 75 ड्रोन से किया अब तक का सबसे तगड़ा हमला। बिलावल भुट्टो बनाम जरदारी, पाकिस्तान में बाप बेटे में छिड़ी सियासी जंग। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के बाद राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल जाएगा। सरकार ने बताया कि अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में इन केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पत्र भेजा है। देखो ABHWC पोर्टल पर नए नाम वाले इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीरें अपलोड करने को कहा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM का लोगों ने केंद्र में बरकरार रखा जाएगा। नवंबर को भेजे गए इस पत्र में मंत्रालय ने कहा कि ये केंद्र बीमारी से आरोग्य तक की ओर की सोच और स्वास्थ्य देखभाल को ले जाने में सफल रहे। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए आयुष्मान भारत के सपने को साकार करने के लिए योजना का नाम बदलने का फैसला किया गया है। पत्र के अनुसार यदि ब्रांडिंग के लिए हिंदी अंग्रेजी के अलावा अन्य लिपियों का इस्तेमाल किया जाना है तो उस नाम का राज्य की भाषाओं में सटीक अनुवाद किया जाना चाहिए। पत्र में वर्तमान केंद्रों के नाम को बदलने के लिए प्रति केंद्र 1000 रुपए की धनराशि प्रस्तावित करेगी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। निवेशक के लिए दुनिया का स्वागत, भारत निराश नहीं करेगा, पीएम मोदी ने भारतवंशी निवेशक को दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवेश के लिए दुनिया का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत निवेशकों को निराश नहीं करेगा। पीएम मोदी ने भारतवंशी अमेरिकी निवेशक के पोस्ट का जवाब देते हुए रविवार को यह टिप्पणी। भारतवंशी अमेरिकी निवेशक बालाजी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारतवंशी अमेरिकी निवेशक बालाजी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि मैं भारत में विकास की संभावनाएं देखता हूँ। मजबूर और आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए अच्छा है। उन्होंने भारत को प्राचीन सभ्यता के साथ ही स्टार्टअप देश के रूप में भी संदर्भित। जवाब में पीएम मोदी ने पोस्ट किया कि मुझे आपका आशावाद पसंद है। मैं यह भी कहूंगा कि विजन की बात आती है तो भारत के लोग मिसाल कायम करने वाले और अग्रणी निवेशक है। हम अपने देश में निवेश करने के लिए दुनिया का स्वागत करते हैं। भारत निराश नहीं करेगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। 2040 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $40 अरब होगी, केंद्रीय मंत्री बोले जल्द बदलाव आएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था साल 2040 तक करीब $40 अरब की हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि कुछ विदेशी एजेंसियों ने तो भारत की स्पेस इकोनॉमी के 2040 तक $100 अरब तक पहुँचने का अनुमान जताया। उन्होंने कहा कि स्पेस इकोनॉमी बढ़ाने के बाद वैज्ञानिकों को भी काम का बढ़िया माहौल मिलेगा। इसरो के रॉकेट लॉन्च की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी हमारी स्पेस इकोनॉमी बहुत प्रभावी नहीं है और यह सिर्फ $80 लाख पर टिकी है, लेकिन जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है। और विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने से ही हमें करीब $2.5 करोड़ और अमेरिकी सैटेलाइट्स लॉन्च करने से 1.7 या 1.8 करोड़ की कमाई हो सकती है। सिंह ने कहा कि 70% से अधिक हमारे अंतरिक्ष का संसाधन गैर सरकारी क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने माना कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के पास अभी संसाधनों की कमी है, लेकिन ये कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चांद पर इंसान भले ही अन्य देशों ने पहुंचाए, लेकिन चांद पर पानी का पता हमने लगाया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक बिल नेल्सन जल्दी भारत का दौरा करेंगे, साथ ही UAE का भी दौरा करेंगे। बिल नेल्सन का भारत दौरा सोमवार से शुरू होगा। नेल्सन भारत में इसरो अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें इनोवेशन और रिसर्च संबंधित द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर बात होगी। बता दें कि भारत और अमेरिका क्रिटिकल और इमर्जिंग तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे और इसरो और नासा का सहयोग भी इसी के तहत बढ़ रहा है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। COP28 में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, पर्यावरण बदलाव को लेकर भारत के आगामी रोड मैप पर रखेंगे विचार। पीएम नरेंद्र मोदी 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री UAE में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पर्यावरण बदलाव पर होने वाली बैठक COP28 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि प्रधानमंत्री UAE की प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आमंत्रण पर 28 के बैठक का आयोजन 28 नवंबर से 12 सितंबर तक
दिसंबर 2023 तक होने वाला है। इस बैठक में वह पर्यावरण बदलाव को लेकर भारत के आगामी रोड मैप पर अपने विचार रखेंगे। ग्लासगो में इसी बैठक में पीएम ने भारत को वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल मैप पेश किया था। देशों का कहना है कि भारत जैसे बड़े देश के लिए यह लक्ष्य काफी आगे का है। 68 देशों के सरकारों के प्रमुख या उनके प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। पीएम COP28 के दौरान कुछ वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक COP28 के दौरान कुछ वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की संभावना है। वहाँ ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी आ रहे हैं और पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रालय से बात हो रही है। पीएम मोदी की मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के साथ होने की संभावना है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, ब्राजील के शीर्ष नेताओं के भी इसमें हिस्सा लेने की संभावना है। इजराइल और हमास के बीच का साया इस बैठक पड़ने की आशंका थी, लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच कुछ शांति स्थापित हुई है तो ज्यादा नेताओं के इसमें हिस्सा लेने की संभावनाएं हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ईरान के बीच चाबहार परियोजना पर हुई चर्चा। विदेश सचिव क्वात्रा ने की FOC की बैठक की सह अध्यक्षता। जी हाँ दोस्तों, भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह परियोजना के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। विदेश मंत्रालय के सचिव विनय क्वात्रा ने रविवार को तेहरान के ईरानी विदेश मंत्री हसैन अमीर अब्दुल्लाहिन से मुलाकात की। विदेश सचिव ने रणनीतिक चाबहार बंदरगाह के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने, हमास इजराइल संघर्ष में उत्पन्न पश्चिमी एशिया की वर्तमान स्थिति पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागाची ने कहा कि दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। बागची ने एक्स पर कहा कि विदेश सचिव ने ईरान के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय मामलों, चाबहार बंदरगाह सहित कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर चर्चा की। क्वात्रा की तेहरान यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमास और इजराइल के बीच संघर्ष पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच हुई है। तेहरान में विदेश सचिव ने राजनीतिक मामलों के प्रभारी ईरानी उप विदेश मंत्री अल बैगड़ी काननी के साथ भारत ईरान फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन यानी FOC की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, जिसमें चाबहार बंदरगाह, राजनीतिक जुड़ाव, व्यापार और आर्थिक संबंध क्षमता निर्माण पहल शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान और गाजा सहित वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। क्वात्रा ने आर्थिक मामलों के प्रभारी ईरानी उप विदेश मंत्री मेहदी सफारी से भी मुलाकात। दक्षिणी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह कनेक्टिविटी और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, खासकर अफगानिस्तान कनेक्टिविटी के लिए भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना पर जोर दे रहा है। चाबहार बंदरगाह के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारा परियोजना के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। INSTC भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 70 किलोमीटर लंबी मल्टी मोड परिवहन परियोजना है। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुलाम कश्मीर में अहमदी मस्जिद पर हमला, मीनारे ध्वस्त, 10 माह में 40वां हमला। जी हाँ दोस्तों, गुलाम कश्मीर में अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय की एक मस्जिद पर कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी की कार्यकर्ताओं ने हमला कर उसकी मीनारे ध्वस्त कर दी है। अहमदी समुदाय के एक नेता ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस इबादतगाह का निर्माण 1994 में हुआ था। इस मामले में अभी तक कोई जमात-ए-अहमदिया पाकिस्तान के पदाधिकारी अमीर महमूद ने शनिवार को बताया कि तहरीक-ए-लैबाक पाकिस्तानी यानी TLP से जुड़े 30 से अधिक उपद्रवियों ने शुक्रवार को कोटली जिले में डोलेवियन जाटन में अहमदी मस्जिद पर हमला किया था। वह मौजूद अहमदी समुदाय के लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। ने कहा कि इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच इस तरह की कम से कम 40 घटनाएं हो चुकी है। उपद्रवी मोटरसाइकिलों पर आए और मीनारों को ध्वस्त करने के बाद नारे लगाते हुए चले गए। बड़ी खबर की तरफ। अब गाँव-गाँव में चलेगी विज्ञान और शोध की अलग। शिक्षा मंत्रालय ने छेड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान। जी हाँ दोस्तों, स्कूली बच्चों में शोध और नवाचार के प्रति रुझान बढ़ाने सहित इसके फायदे को गाँव-गाँव तक पहुँचाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत देश भर के प्रत्येक ब्लॉक में एक राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जो नवंबर के अंतिम सप्ताह में जनवरी 2024 के पहले हफ्ते के बीच कभी आयोजित किया जा सकेगा। आविष्कार सप्ताह का विषय खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान करना है, जो आम जनजीवन से जुड़ा है। इन शोधों को अंजाम देने के लिए जरूरी टिप्स भी दी गई है, जिसे स्कूली छात्र किसी भी शिक्षक की मदद से आसानी से कर सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर एक गाइडलाइन भी जारी किया है, जिसमें प्रत्येक बालक से करीब 4 से 5 स्कूलों को इसके लिए चयनित किया जाएगा।
पीएम श्री स्कूल अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। इन स्कूलों में आविष्कार सप्ताह के दौरान विज्ञान, शोध और नवाचार की रुचि रखने के लिए पूरे ब्लॉक में स्कूल के बच्चों को हिस्सा लेंगे, जहां वह पहले से तय विषयों को वैज्ञानिक कसौटी पर परखेंगे। मंत्रालय ने राज्यों को इस संबंध में लिखे पत्र में कहा है कि तय अवधि के दौरान अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी सप्ताह इसका आयोजन कर सकेंगे। इस बीच आविष्कार सप्ताह के आयोजन के चयनित होने वाले प्रत्येक स्कूलों को 3 से 4 हजार रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा बच्चों को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय से जुड़े अधिकारी के मुताबिक इस आयोजन का लाभ जहां एक और स्कूली बच्चों को मिलेगा, उनका विज्ञान और शोध के प्रति रुझान बढ़ेगा। वहीं इन शोधों और परीक्षण का विषय आम लोगों से जुड़ा होने के चलते इसका लाभ गांव-गांव तक पहुंचेगा। वैसे 2 हफ्ते बाद बीजेपी की रथ यात्रा का आगाज ग्राउंड पर बेस बनाने के साथ ही पार्टनर को मैसेज देना है मकसद। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने हर राज्य में तैयारियां तेज कर दी। उत्तर भारत के राज्य हरियाणा में बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों को धार देने के लिए 50 दिन चलने वाली रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी की इस रथ यात्रा का आगाज 5 दिसंबर से होगा। रथ यात्रा के जरिए बीजेपी राज्य की जनता तक मोदी सरकार और खट्टर सरकार की उपलब्धियों को बखान करेगी, की योजनाओं के बारे में जनता को बताएगी और इसके अलावा योजनाओं के बारे में लोगों से उनकी राय पता करेगी। इतना ही नहीं, इस यात्रा के जरिए बीजेपी हरियाणा में अपने पार्टनर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को यह मैसेज भी देगी कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में सभी 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में इस समय बीजेपी का लोकसभा की सभी 10 सीटों पर कब्जा है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राज्य में बीजेपी के टॉप नेताओं में से कई जेजेपी के साथ गठबंधन रखने के मंत्री वीरेंद्र सिंह ने लगातार जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने की वकालत कर रहे। अन्य नेताओं के भी ऐसे ही विचार हैं। बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा कि दुष्यंत ने राजस्थान में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। अगर उन विधानसभाओं में बीजेपी कम मार्जिन से हारती है और जेजेपी प्रत्याशी को कुछ वोट मिलते हैं तो स्पष्ट है कि बीजेपी की हार के लिए जेजेपी जिम्मेदार होगी। इसका असर हरियाणा में गठबंधन पर पड़ना तय है, क्योंकि पार्टी राजस्थान में जेजेपी की वजह से अपने उम्मीदवार की हार बर्दाश्त नहीं करेगी। हरियाणा में सभी 10 सीटों को बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने रथ यात्रा के लिए तैयारियां की है। राजेंद्र खट्टर ने बीते शुक्रवार को पंचकुला में पार्टी के सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों और विभिन्न नेताओं के साथ दिन मंथन किया। हरियाणा बीजेपी ने 50 दिनों तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए अपने कैडर और संसाधन करने का प्लान किया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान ने रोक दिया हजारों पाकिस्तानी ट्रक, पाकिस्तान व हैरान, भारत को होगा बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार सत्ता में आई है तभी से पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात खटाई में चल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने अपने देश से अफगान शरणार्थियों को जिस तरह से अफगानिस्तान वापस जाने के लिए कार्रवाई की है, उससे तालिबान और भी चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई को जवाब दे अफगानिस्तान ने ऐसा कदम उठाया कि पाकिस्तान भी हक्का बक्का रह गया। अफगानिस्तान ने हजारों पाकिस्तानी ट्रक को रोक दिया। ये ट्रक पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान आने वाले ट्रक है, जिन्हें तोड़खाम सीमा पर रोक दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपसी रिश्ते इन दिनों बुरे चल रहे हैं। इसी बीच अफगानिस्तान ने हजारों पाकिस्तानी खाम बॉर्डर पर रोक दिया। अफगानिस्तान ने यह कड़ा रुख पाकिस्तान की ओर से शरण आए अफगानी नागरिकों को देश से निकाले जाने के बाद अपनाया है। अफगानिस्तान के ओर से इस तरीके के कड़े रुख न सिर्फ सक पकाया, बल्कि उसने भी इस प्रक्रिया में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के व्यापार बंद कर दिया। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान इस खुले बॉर्डर से ट्रेड कर भारत में एक बड़ी खेप पहुंचाता था। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि बंद हुए इस व्यापारिक समझौते में भारत में अब तस्कर और अवैध कारोबार पर लगाम लग सकेगी। बीते कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आने वाले लोगों पर ज्यादा ही सख्ती बरतनी शुरू कर दी। हालात ऐसे हो गए कि कानूनी वीजा और पासपोर्ट धारकों की एंट्री अफगानिस्तान में प्रतिबंध की जाने। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आपत्ति दर्ज की तो पाकिस्तान ने दोष दिखाते हुए अफगानिस्तान के व्यापार को बंद करने की धमकी शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार शाम से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हजारों ट्रक को अपने देश के भीतर आने से न सिर्फ रोक दिया है, बल्कि अफगानिस्तान में मौजूदा सभी ट्रकों को अगले कुछ दिनों के मोहलत देकर तत्काल वापस जाने का फरमान सुना दिया। विदेशी मामलों के जानकार का मानना है कि ऐसा करके अफगानिस्तान ने एक साथ कई निशाने पाकिस्तान पर साधे हैं। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।